ओके, तो यहाँ तक हम लोगों का ये हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन हम लोगों के लिए क्या कहता है कि इन व्हाट रिस्पेक्ट्स इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द UNDP फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। अब ये कह रहा है कि एक और चीज़ है जिसको हम UNDP बोलते हैं, और दूसरा क्या था, वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को कैसे मेजर करता था, पर कैपिटा इनकम के आधार पर। तो अब यही प्रश्न पूछ रहा है कि बताइए UNDP जो है वो किस प्रकार से किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट को जजमेंट करता है, और वो किस प्रकार से, यानी कि UNDP जो है वो वर्ल्ड बैंक से डिफरेंट है, वो यहाँ पे हम लोगों का डिस्कशन करना है। तो आर यू एबल टू आंसर? नो सर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ओनली रियलाइज ऑन सिंगल फैक्टर, ये तो सिर्फ सिंगल फैक्टर पे डिपेंड करता था वर्ल्ड बैंक, दैट इज़ द पर कैपिटा इनकम पर ही डिपेंड करता है फॉर मेजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक रीज़न तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक रिलाइज ऑन सिंगल फैक्टर दैट इज़ द पर कैपिटा इनकम। ठीक है, सिर्फ ये पर कैपिटा इनकम पे ही डिपेंड करता है, इसके अलावा दूसरी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसकी UNDP के बारे में, तो टेक्स इनटू अकाउंट मेनी अदर फैक्टर्स, तो ये बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में जिक्र करेगा, हेल्थ केयर फैसिलिटी के बारे में जिक्र करेगा, एजुकेशन लेवल के बारे में बातचीत करेगा, विच help aids in improving the quality of life and helps in making the citizens more productive। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है ओनली डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरियन दैट इज़ द पर कैपिटा इनकम, वेर एज जो आपका UNDP है वो किन किन फैक्टर्स का जिक्र करेगा। तो UNDP describes about the factors that is infant mortality, health care facilities and education के बारे में। तो ये accurate information देता है इंफॉर्मेशन के कोई भी डेवलपमेंट के बारे में। अगली बात अगर इसमें हम लोग करते हैं कि इंडिया वॉज रैंक्ड 135 अमंग्स द कंट्रीज एज पर, तो हमारा इंडिया जो है 135वां देश के अंदर आता है। ठीक है, किसके आधार पर, HDI के आधार पर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पर, और ये 2014 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। तो एक 2014 के हिसाब से हमारा देश 135वां स्थान पर है। तो ऑन दी अदर हैंड द वर्ल्ड बैंक यूज्ड पर कैपिटा इनकम, तो हमको मालूम है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करेगा, पर कैपिटा इनकम पर आधारित होता है, उसी पर डेटा ये देता है एज द सोल क्राइटेरियन फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट एंड क्लासीफाई द कंट्रीज एज रिच एंड पुअर, और ये डिसाइड कर देता है कि कौन कंट्री अमीर है कौन कंट्री गरीब है। तो पर कैपिटा इनकम कैन बी useful tool for comparison but it is not accurate enough to show the distribution of income। तो फाइनली आप इसका जवाब दे सकते हैं कि UNDP जो है ये किसके बारे में डिस्क्राइब करता है, दैट इज़ द हेल्थ एजुकेशन के बारे में, हेल्थ केयर के बारे में बात करता है, एजुकेशन के बारे में बात करता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी का भी रिपोर्ट देता है, जबकि वर्ल्ड बैंक सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बारे में जिक्र देता है, जो कि सिर्फ ये डिसाइड कर सकता है कि विच कंट्री इज़ रिच एंड विच कंट्री इज पुअर, बस। बाकी इसको अपनी भाषा में आपको लिख लेना है पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, हो जाएगा। यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाई डू वी यूज एवरेज, हम लोग एवरेज क्यों यूज करते हैं। ठीक है, एंड आर देयर एनी लिमिटेशंस टू देयर यूज, तो इसको यूज करने में क्या कोई लिमिटेशन है, कोई बुराई है, एंड इलास्ट्रेट विद योर ऑन एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू डेवलपमेंट, तो आपको ये समझाना भी है एग्जाम्पल देकर डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि एवरेज इज यूजफुल टूल फॉर मेकिंग कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम कैटेगरी। तो एवरेज वर्ड हम क्यों यूज करते हैं, इस सवाल का जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरेज जो है एक यूजफुल टूल के जैसा हम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें अगर मान लीजिए सेम कैटेगरी के अलग अलग क्वांटिटीज़ को अगर कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, तो एवरेज हमारे लिए बहुत ही बेस्ट है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमको ये यूज़ करना है कि झारखंड
में एजुकेशन सिस्टम क्या है और बिहार में क्या है, यानी कि कैटेगरी तो सेम है, दैट इज़ द एजुकेशन, कैटेगरी क्या है, एजुकेशन, लेकिन आप देखेंगे कि इसकी क्वांटिटी बहुत बेटर है, ठीक है, झारखंड की या बिहार की, ठीक है। तो ये एवरेज के हिसाब से, या फिर मान लीजिए अगर हम पर कैपिटा इनकम का बात करते हैं तो उसमें भी हमको देखना होगा कि अगर हम बात करते हैं तो एवरेज पर कैपिटा इनकम बेटर होगा, क्योंकि अगर हमको बात करना है कि पाकिस्तान अमीर है कि इंडिया अमीर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैटेगरी सेम है पर कैपिटा इनकम, तो अब हमको क्या करना है, इसमें देखना है कि पाकिस्तान का बेटर है या फिर हिंदुस्तान का बेटर है, इसीलिए हम लोग एवरेज लिया करते हैं ताकि दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हम लोग क्या कर सके, कंपेयर कर सके, ठीक है। तो आप यहाँ से भी आंसर लिख सकते हो, फॉर मेकिंग कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द सेम कैटेगरी। चलिए आगे की तरफ अब कुछ एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देते हैं। वी यूज एवरेज टू कंप्यूट द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री बिकॉज ऑफ द देयर आर डिफरेंसेस इन द इनकम्स ऑफ डाइवर्स पीपल, सेम मैंने बात बताया है। हाउएवर देयर आर लिमिटेशंस टू द यूज़ ऑफ एवरेज। अच्छा, एवरेज का कुछ लिमिटेशंस भी है, मतलब कि कुछ खामियां भी है, कुछ कमी भी है, तो क्या खामियां कमी है वो भी देखते हैं। दिस डज नॉट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग बिटवीन द पीपल, तो कितना लोगों में बटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो चीज़ को यह एग्जैक्टली बता नहीं पाता एवरेज के माध्यम से, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है इसके साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखते हैं, सपोज इन अ कंट्री द एनुअल इनकम ऑफ अ फ्रूट वेंडर, जैसे कि मान लो वो फल बेचने वाला आदमी है, उसका सालाना आता है 50,000 रुपया, ठीक है, साल में 50,000 कमा रहा है। जबकि MNC एम्प्लॉय जो है वो साल में एक पैकेज ले लेता है 6 लाख का, कायदा है से कड़ा 1000 10,000 लाख 6 लाख का, ठीक है। तो एवरेज इनकम कंट्री का क्या हुआ, तो एवरेज इनकम कंट्री का होगा 3,25,000। बोथ द इंडिविजुअल्स हैव अ बिग डिफरेंस, दोनों के बीच में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, एक तो 50,000 है, एक होता 6 लाख है, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट, बट द एवरेज गिव्स अ मिसलीडिंग पिक्चर। तो एवरेज जब हम निकालेंगे तो मिसलीड हो सकते हैं, ठीक है। द एक्चुअल इनकम और स्टेटस रिमेन्स अननोन, तो एक्चुअल जो है बात वो तुमको नहीं मालूम चला, क्योंकि एक आदमी का तनख्वाह 50,000 है और एक आदमी का तनख्वाह 6 लाख है, लेकिन कंट्री शो कर देगा कि ये कंट्री तो बड़ा अमीर है। अगर भारत में अगर पर कैपिटा इनकम निकाल देंगे एवरेज के हिसाब से, तो दूसरे कंपैरिजन में, दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में तो हम बोलेंगे कि ये बहुत ही अमीर हो गया, लेकिन एग्जैक्ट नहीं ये पता कर पा रहा है कि वहाँ एक आदमी ऐसा जो साल में 50,000 कमा पा रहा है और एक ऐसा आदमी है जो साल में 6 लाख रुपये कमा रहा है, तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो क्लियर पिक्चर नहीं दे पाता एवरेज वाला। तो वन कैन क्लियरली कंसिडर दिस एज अ रिच कंट्री, देयर बाय इग्नोरिंग द इनकम डिस्पैरिटी बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, ठीक है, दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। तो यहाँ पर एवरेज कहाँ पे बेनिफिटेड होता है, कंपैरिजन करने के लिए ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हमको ये बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 7th क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस हमारे लिए कह रहे हैं कि केरला जो है विद अ लोअर पर कैपिटा इनकम हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन हरियाणा। तो हम लोग जैसे कि देखते हैं कि एक हमारे पास क्या आता है, HDI का एक रिपोर्ट आया था जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो केरला का रिपोर्ट है वो बहुत बढ़िया है, किसके मुकाबले में, हरियाणा के मुकाबले में। Hence per capita income is not a useful criteria at all and should not be used to compare states। तो हम लोग को मालूम है कि जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए किसी भी स्टेट्स को। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं, तो उसको फिर डिस्कशन करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एजुकेशन का पता नहीं चलेगा और लिटरेसी रेट। ओके, चलिए देखते हैं। सो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि मतलब पर कैपिटा जो है उसके आधार पे कंपैरिजन करना बेटर नहीं हो सकता है, जवाब नहीं में है। अब इसमें हम लोग डिसएग्री हो रहे हैं, ठीक है, तो आई डिसएग्री मतलब आप इसमें डिसएग्री कर रहे हैं विद द स्टेटमेंट दैट पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट अ यूजफुल क्राइटेरिया एट ऑल। अच्छा, इसमें कह रहा है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो पूरी तरह से यूज़फुल नहीं है, इस बात से हम सहमत नहीं है। अब कैसे नहीं, अब इसको देख लीजिए, तो केरला विद लोअर पर कैपिटा इनकम, तो केरला का तो जो पर कैपिटा इनकम है वो तो बहुत ही लोअर है, किसके मुकाबले में, तो ये रिपोर्ट किसका था, हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग, लेकिन वहाँ पर
ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग बहुत बढ़िया जा रहा था, एजुकेशन के मामले में बढ़िया था, इन्फेंट मोर्टेलिटी के रेट के हिसाब से बहुत बढ़िया था, लिटरेसी बहुत बढ़िया था, पीछे लेक्चर में बताए भी थे। देन महाराष्ट्र से, ठीक है, तो बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग इज डिटरमाइंड कंसिडर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स सच एज हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, ये सब को लेके क्या करता है HDI यूज़ करता है, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करता है, एजुकेशन से रिलेटेड तैयार करता है, और इनकम से रिलेटेड तैयार करता है। सो दिस डजेंट इम्प्लाई दैट पर कैपिटा इनकम इज़ नॉट यूजफुल, ठीक है। तो यहाँ पर इस हिसाब से हम लोग ये देखते हैं कि जो पर कैपिटल इनकम है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पाता है। रादर पर कैपिटल इनकम इज़ वन ऑफ द डेवलपमेंट फैक्टर्स अमंगस्ट वेरियस अदर फैक्टर्स प्रेजेंट एंड कैनॉट बी लेफ्ट आउट। पर कैपिटल इनकम इज़ यूज्ड एज द क्राइटेरिया बाय द वर्ल्ड बैंक। तो पर कैपिटल इनकम किसके जरिए यूज़ होता है? वर्ल्ड बैंक के जरिए। बट दिस क्राइटेरिया हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस, सर्टेन लिमिटेशंस है, वही बात कि ये हेल्थ के बारे में बात नहीं करेगा, एजुकेशन के बारे में बात नहीं करेगा, इनकम बिकम्स नेसेसरी हो जाता है, ठीक है। तो द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बीइंग हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम विद लीड टू द डिसिप्लिन इन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो कुल मिलाकर बात वही है कि पर कैपिटा इनकम से सारा काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में जवाब देने में विफल भी हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड आउट द प्रेजेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट आर यूज्ड बाय द पीपल इन इंडिया। तो अभी हमारे पास प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है जिसको इंडिया यूज़ करता है, एंड व्हाट कुड बी द अदर पॉसिबिलिटीज़ 50 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और 50 साल बाद, अभी से 50 साल बाद इसकी क्या चांसेस होगी, उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए प्रेजेंट सोर्स ऑफ एनर्जी जो यूटिलाइज्ड हो रहा है हम लोगों के इंडियन लोगों के जरिए, दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कोल के माध्यम से आता है, क्रूड ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि डीजल पेट्रोल ये सब यूज करते हैं, गोबर का गाय इस्तेमाल करते हैं, काउ डंग वगैरह यूज करते हैं, और हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग अभी प्रेजेंट युग में क्या यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, ठीक है, कोयला यूज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल यूज कर रहे हैं, काउ डंग यूज कर रहे हैं, सोलर एनर्जी यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। करेंटली द कंजप्शन ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज़ टू हाई। तो अभी तो कंजप्शन जो हो रहा है हमारे भारत में वो बहुत ज़्यादा है, कोयला का भी बहुत खपत है, तेल पेट्रोल डीजल का भी बहुत खपत है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू इट्स प्रोडक्शन एंड रिजर्व्स। यानी किसके कंपैरिजन में हम ज़्यादा कर रहे हैं? क्योंकि हम इसका प्रोडक्शन भी बहुत कम कर रहे हैं, कोयला का प्रोडक्शन कम है, लिमिटेड है, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा रिजर्व लंबे समय तक नहीं किया जा सकता, क्रूड ऑयल का भी यही हाल है, ठीक है। सो इंडियाज नॉन रिजर्व्स ऑफ ऑयल वुड लास्ट अबाउट 30-40 ईयर्स ओनली। तो इस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल यानी कि डीजल पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 साल तक ही बचा कर रख पाएगा, एंड इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ देम वाइजली। तो बेटर है कि इसको आप बहुत सोच समझ के यूज़ कीजिए। देयरफॉर अदर पॉसिबिलिटीज़ 50 ईयर्स, यानी कि ठीक अब जो 50 साल आएंगे उसमें जैसे कि इथेनॉल को इंक्लूड किया जाए, बायोडीजल आए, न्यूक्लियर एनर्जी एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ विंड एनर्जी। तो बेटर होगा कि हम लोग विंड एनर्जी को यूज़ करें, सोलर एनर्जी का अभी से इस्तेमाल ज़्यादा करें, जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, हाइड्रोजन एनर्जी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, टाइडल एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वेब एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल करें, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज़्यादा इस्तेमाल करें, और बायोमास एनर्जी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो स्पेशली विद द डेंजर ऑफ ऑयल रिसोर्सेज रनिंग आउट, क्योंकि अब इससे क्या होगा कि ऑयल जो है वो ज़्यादा ख़त्म नहीं होगा और समय भी मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों को ये सब सावधानी रखना है, क्योंकि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। अब 9th क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट? बहुत ही बेटर क्वेश्चन है ये, ठीक है। वाई इज़ द इशू ऑफ सस्टेनेबिलिटी इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, यानी कि विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो सस्टेनेबिलिटी है वो एक मुद्दा है, क्यों है ऐसा? क्या आपका कहना है? व्हाट डू यू वांट टू से? पता नहीं। सिंपल, क्योंकि रिसोर्सेस लिमिटेड है।
अब रिसोर्सेज को अगर हम अंधाधुन यूज़ करेंगे तो इसलिए हमें इस पर सोचना होगा, विचारना होगा, ताकि हम उसको आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उसको एक सही तरीके से यूज कर सकें। हम लोग आने वाली पीढ़ियों से उधार लिए हुए हैं इस सब रिसोर्सेज को, तो हम अनपथारी यूज नहीं करेंगे कि बाइक मिल गया है तो डीजल पेट्रोल भरा के रोज़ फालतू में घूम रहे हैं बिना बेवजह का, ठीक है। तो ये आने वाली पीढ़ियों के लिए बोझ बन जाएगा, उनके लिए तकलीफ होगा। तो इसीलिए रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड हैं तो उसको आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हमें छोड़ना होगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट means that the development at present should not come at a cost of depletion of other resources and should not hamper the needs of the future generation of society। तो वही सेम बात है कि हम उतना ही यूज़ करें जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, बाकी जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं वो भी इस्तेमाल कर सकें, इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। नाउ डेवलपमेंट शुड बी डन विदाउट डैम्पिंग द इन्वायरमेंट, यानी कि और दूसरी बात है कि हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए क्या कर सकते हैं, हमें यूज़ करना चाहिए या डेवलपमेंट के काम करने चाहिए। जैसे अब एक यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा बात देते हैं। अभी जैसे हसदे जंगल जो था उड़ीसा का, ठीक है, वहाँ पे अडानी एकदम अंधाधुन एकदम पेड़ काटना शुरू कर दिया और कोयला निकाल के बेच रहा है। अब ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आया क्या? नो सर। नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे लगातार एक तो पेड़ पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है, पेड़ कटेगा तो बहुत सारा चीज़ वहाँ पे जीव जंतु प्रभावित हो जाएंगे। दूसरी बात, पेड़ कटने से फिर कोयला का निर्माण नहीं हो पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है उसका भी सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, उस पर जो डिपेंड है वहाँ के आदिवासी लोग उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बिल्कुल भी यहाँ पर मुद्दा वो लोग यूज़ नहीं कर पा रहा, अंधाधुन सिर्फ अपनी प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे चुनौती को निपटाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी लद्दाख में भी यही सब प्रॉब्लम चल रहा है कि वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग चाह रहे हैं कि जो माउंटेन में रिसोर्सेस हैं वो आदिवासियों के साथ हित में रहे। ऐसा ना हो कि कोई एक बिजनेसमैन आए और उठा के सबको ले जाए और सिर्फ पैसा कमाने के लिए उसको इस्तेमाल करे। तो इससे आने वाले जनरेशन्स को काफ़ी दिक्कत है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। चलिए आगे की तरफ देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड फ्यूचर नीड्स गो हैंड इन हैंड इफ़ नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट रिजर्व्ड। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर नेचुरल रिसोर्सेज को अगर आप रिजर्व नहीं करते हो then development will be constant or maybe even decline after attaining a certain stage। तो एक समय ऐसा आएगा जिसमें क्या होगा कि डेवलपमेंट पूरी तरह से ख़त्म होने लगेगा, पतन की तरफ आ जाएगा, गिरने लगेगा, आपके आने वाले जनरेशन्स को बहुत नुकसान हो जाएगा, ठीक है। सो एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज unethically will ultimately undo the development that a country may have achieved. Hence in the future those resources will not be available for future progress। Sustainable development is important because it saves national budget। अच्छा, और इससे क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और क्या इम्पॉर्टेंट है, तो इससे क्या होता है कि नेशनल बजट बचता है, ठीक है, लोगों की जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो जाती है, और कंजर्व्स नेचुरल रिसोर्सेज को भी ये क्या करता है, कंजर्व करने का काम करता है, और हेल्प्स इन द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द पीपल और नेचुरल रिसोर्सेज के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको भी सेव करके रखता है। तो ये सारा तमाम पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, फिर से एक बार अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बात है। तो इसमें लिखना है कि आखिरकार सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के लिए क्यों है, वो हम लोगों को यहाँ पे जिक्र करना है। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे दैट इज़ कि द अर्थ हैज़ इनफ रिसोर्सेज to meet the needs of all but not enough to satisfy the greed of even one person। How is this statement relevant to the discussion of the development discuss। अब ये कह रहा है कि जो हमारी अर्थ है उसके पास तो बहुत ही सीमित दायरे में क्या है कि जो रिसोर्सेस हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि अपने लालच को पूरा करने के लिए, जैसे भी हसदे जंगल का अडानी का एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है, तो ये किस प्रकार से डेवलपमेंट से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, इस पर डिस्कशन करना है। तो ये आपका मुद्दा है कि आप इसको कैसे, तो आप एग्जांपल हसदे जंगल का दे सकते हो, वहाँ पे कैसे क्या हुआ, आने वाले जनरेशन के लिए फुलफिल अप नहीं हो पाएगा, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, इन्वायरमेंट को काफ़ी डैमेज दिया जा सकता है। ये तमाम पॉइंट्स आपको वहाँ पर लिखने हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं लिस्ट ऑफ फ्यू एग्जांपल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव
ऑब्जर्व अराउंड यू। अब आपको बताना है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल लीजिए जिसमें पर्यावरण डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि पतन की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे चीज़ों का कुछ एग्जाम्पल बताना है। तो बहुत सारा आप बता सकते हैं, जैसे मिट्टी जो है वो ख़राब होते जा रही है क्योंकि फर्टिलाइज़र का लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो मिट्टी ख़राब हो रही है, मिट्टी उतना ज़्यादा पैदावार नहीं कर पा रही है फसल का, तो सॉइल इरोजन एक हो रहा है। दूसरा क्या है, डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन कहने का मतलब कि पेड़ पौधों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे हमारा क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे भी हंसदे जंगल का मैंने एग्जांपल भी दिया। डिक्रीज इन लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर, धीरे धीरे हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो ज़मीन में पानी स्टोर करने की क्षमता वो भी ख़त्म हो रही है, ठीक है, यानी कि ज़मीन में जो पानी है, ग्राउंड वाटर जो है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। नेक्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अब हम लोग जैसे कि देख रहे हैं कि गर्मी का दिन आ रहा है, तो लोग घर में फ्रिज चला रहे हैं, एसी चला रहे हैं, और बेवजह गाड़ियाँ, ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इमरजेंसी नहीं है फोर व्हीलर की, उसमें डीजल पेट्रोल भरा के घूमने का शौक लोग रखते हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि उससे जितना पॉल्यूशन हो रहा है वो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे जो आकाश में ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रहा है, उसको पूरी तरह से बर्बाद करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि वाटर पॉल्यूशन भी हमारे लिए हो रहा है, एनवायरमेंट धीरे धीरे इस तरह से ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप देखते हो कि गंगा नदी में कितने सारे गंदगी जो रहता है, डेड बॉडी, प्लास्टिक, मलमूत्र वगैरह सब मिक्सड अप है, नदी में भी वही हाल है, ठीक है। तो ये सब तमाम चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डैमेज देने वाला सब चीज़ें हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब हमारे पास आता है फॉर ईच ऑफ द आइटम गिवन टेबल 1.6 फाइंड आउट विच कंट्री इज़ द टॉप एंड विच इज़ द बॉटम। ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं कि कौन कंट्री जो है वो टॉप में है और कैसे है, यहाँ पे सब चीज़ का डेटा दिया हुआ है, और वहाँ पर भी पढ़ाते समय भी 1.6 का डेटा हम लोग इस्तेमाल किए थे, तो ये मुझे लगता है कि आप खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, इस डेटा को यूज करके। अब 13 क्वेश्चन आता है। 13 क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से क्या बोला गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट्स whose BMI is below normal इतना in India. It is based on survey on various states for the years 2015 to 16. Look at the table and answer the following questions. तो केरला में यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल का कितना है 8.5, फीमेल का 10, कर्नाटका का, इस तरह से सारा स्टेट्स का आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि कंपेयर द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल इन केरला एंड मध्य प्रदेश। तो केरला और मध्य प्रदेश में उनका न्यूट्रिशनल कैसा है, न्यूट्रिशन मतलब उनका पोषक आहार कैसा है, वो कंपेरिजन करना है। तो केरला में आप देखिए क्या है, किस तरह से है, और मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 28% है और इसमें 8.5 है। फिर कह रहा है कैन यू गेस वाई अराउंड 1/5 ऑफ द पीपल इन द कंट्री आर अंडर नरिश्ड even though it is argued that there is enough food in the country, describe in your all words। तो कह रहा है कि बहुत सारे ऐसे हमारी कंट्री में लोग हैं जो कुपोषित है, तो क्यों है, क्यों आपको ऐसा लगता है, उसका जवाब आपको देना है। तो चलिए हम लोग इसका जवाब देखते हैं। पहला कि द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पीपल ऑफ केरला इज क्विट हायर दैन द पीपल। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि केरला में जो न्यूट्रिशन लेवल है वो हायर है, वहाँ पे मेल्स का भी और फीमेल्स का भी, किसके कंपैरिजन में, मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, केरला में देखिए मेल 8.5% है और फीमेल का है 10%, ठीक है। मध्य प्रदेश में आप यहाँ पे देख सकते हैं 28 है और यहाँ पर 28 है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि क्या इसमें न्यूट्रिशन लेवल किसका बेटर है, किसका नहीं है। तो ये हुआ। दूसरी बात, देयर रेशियो ऑफ अंडर नॉरिश्ड इज लेस दैन ऑफ मध्य प्रदेश, मोर पर सेंटर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर अंडर नॉरिश्ड इन द मध्य प्रदेश। देयर इज इनफ फूड इन द कंट्री इवन देन मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री आर अंडर नॉरिश्ड बिकॉज। तो अंडर नॉरिश्ड क्यों है, यानी कि कुपोषित क्यों है, या उतना उनको पोषक तत्व क्यों नहीं मिल पा रहा है। तो अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि बहुत सारा ऐसी संख्या की आबादी है जो गरीब हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बेहतर खाना, ठीक है। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में क्या होता है, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसको हम PDS बोलते हैं, वो प्रॉपर वे में फंक्शन नहीं कर पाती है, ठीक है। एंड द पुअर पीपल कैन नॉट गेट फूड आइटम्स एट द चीपर रेट्स, और जो गरीब आदमी होते हैं उनको सस्ता में आहार मिलता ही नहीं है, तो उनके लिए वो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। देयर इज़ अ लैक ऑफ एजुकेशन, और तीसरा प्रॉब्लम है कि एजुकेशन की कमी है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो हेल्थ फैसिलिटीज़
का भी कमी होता है, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर वे में क्या होता है कि नॉरिशमेंट नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से टोटल जो है ये हम लोगों का क्वेश्चन अब एनसीईआरटी का खत्म हो गया है। तो 13 क्वेश्चंस थे, 13 क्वेश्चन हो गया है। तो एक बार आप फिर से दोबारा क्या करें, डिस्कशन करें, और डिस्कशन करके एक बार अच्छे से खुद अपने से कॉपी में लिखने का प्रयास करें। जो जो मेन बातें हैं उसको छाट के लिख लीजिए या पॉइंट बना लीजिए, और उस तरह से आपको टोटल जब करेंगे तो ये ओवरऑल पूरी तरह से रिवीजन हो गया है कि क्या क्या इसमें यूज़ होता है, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें थी।